अगर हौसले बुलंद हो, मजबूत आत्मबल हो और राष्ट्र सेवा की सच्ची निष्ठा हो और साथ ही अगर आईपीएस का तमगा मिल जाए तो समाज से अराजकता तो साफ तौर पे हटाया जा सकता है। जिसके मेरे साथ उदाहरण के तौर पे 2003 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव है, उनसे हम बातचीत करेंगे। इनके बारे में तमाम तरह की उपलब्धियां हैं बिहार में, जो कि खुद आप सवाल और जवाब के जरिए आप जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका टीवी 9 भारतवर्ष में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला मेरा एक सवाल है कि पटना में जब एसएसपी बन के आते हैं 60 दिनों के कार्यकाल में आप नेताओं के बीच में ऐसी दहशत पैदा करते हैं, ऐसा खौफ पैदा करते हैं कि अराजकता का जो तांडव जिसको कहते हैं वो सब खत्म हो जाता है। तो ये मतलब ये कहाँ से आपके अंदर इतनी साहस कहाँ से आता है सर? देखिए, बचपन से ही मेरे मन में कुछ सकारात्मक करने का एक बहुत ज़्यादा मन करता था, और इसी को लेकर जब उस समय बिहार को देखता था तो लगता था मुझे कुछ योगदान देना चाहिए। जब सर्विस में आया तो उस भाव को मैंने जीवित रखा और परिवर्तन का माध्यम बनकर कुछ अच्छा कर सकूं, इस भाव ने हमेशा प्रेरित किया। तो चाहे 60 दिन का कार्यकाल हो, 60 महीने का हो, लेकिन जो चीज़ आपको प्रेरित करती हो, सत्य प्रेरित करती हो, आपकी निष्ठा प्रेरित करती हो, और जिन जीवन मूल्यों को आप जीते हैं उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, उससे आप झुके नहीं, डिगे नहीं, तो निश्चित रूप से आप छोटी कार्यकाल हो चाहे बड़ी इनिंग्स हो, अगर अच्छा करेंगे तो यादगार जरूर रहेगा। ये बताइए सर कि नेताओं जो है वो अक्सर जो है अपने सत्ता की हनक दिखा करके, उसकी ठसक दिखा करके, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे वो आम जनता हो, उनके ऊपर भी दबाव बनाते हैं। आपने तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के खिलाफ आपने सनहा दर्ज कराया जब उन्होंने आपको पैरवी की बात कही। उन्होंने बिहार के तथाकथित छोटे सरकार की गिरफ्तारी आपने की, साथ ही साथ आपने पप्पू यादव के जमानत के खिलाफ आपने याचिका दी। तो इस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर तो जाहिर तौर पर आपके ऊपर आए होंगे, तो आपने किस तरीके से उन्हें डील किया? देखिए, महाभारत का मूल संदेश है धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। तो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मैं इसको बहुत गंभीरता से मानता हूँ। पूरे महाभारत का संदेश यही है। तो यदि आप सत्य साथ चलेंगे, जब भी जीवन में कोई द्वंद्व आए, क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। सही कर सकते हैं, आप नहीं सकते हैं। सही करेंगे तो उसके अपने परिणाम होंगे, नहीं करेंगे तो उसके भी अपने परिणाम होंगे। लेकिन क्या करना है, यदि मन से निश्चय करेंगे और आप सही करते हैं तो संतुष्टि अवश्य मिलेगी। तो इसको मानकर चलेंगे तो द्वंद्व कुछ भी हो, प्रश्न कुछ भी हो, आप सही ही करेंगे। और जो चीज़ें आपको, जिन उदाहरण आपने जो बताए, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा इन्हीं शब्दों से, इसी भाव से। आपके कार्यकाल में दो जो महत्वपूर्ण जो जगह है, एक है बगहा और एक है रक्सौल। बगहा को मिनी चंबल कहा जाता है, और आपका जो बैकग्राउंड है आप बेगूसराय बिहार से, जिसको मिनी मॉस्को कहा जाता है। तो दोनों जगह कम्युनिज्म, लाल सलाम, जिस तरह से नक्सलियों का जो गढ़ माना जाता है, तो किस तरीके से बगहा में आपने डील किया और किस तरीके से नक्सलियों को आपने जड़ से उखाड़ करके फेंका, जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बगहा नेपाल की सीमा पर बिहार का बहुत महत्वपूर्ण जिला है। वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट वहाँ पर है। प्राकृतिक रूप से बड़ा ही सुंदर है, पर्यटक के लिए स्वर्ग है। लेकिन वहाँ पर लोग जाने से डरते थे। उसे मिनी चंबल कहा जाता था, क्योंकि बहुत समय से वहाँ पर दस्यु गिरोहों का आतंक था, जिन्हें जंगल पार्टी के नाम से भी हम जानते थे। अपहरण करके लोगों को लाते थे, और किडनैपिंग्स के लिए गैंग्स बड़े फेमस थे। पूरे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, नेपाल से भी लोग किडनैप होकर आते थे, और गैंग्स की अपनी समानांतर सरकार, एक व्यवस्था प्रकार की चलती थी उन दियारों में। तो जब हम लोगों ने इसे देखा तो बहुत समय से पुलिस के अभियान चले थे, लेकिन अभियानों को पूर्णतः सफलता इसलिए नहीं मिली कि गिरोह का आतंक कायम था। तो पहला प्रयास हम लोगों ने भी उस प्रकार किया, लेकिन उसके बाद जब उन चीज़ों को हमने देखा तो आर्थिक रीढ़ इनकी बड़ी मजबूत थी। पूरे दियारे में बहुत खेत थे, जो लोगों के भी थे, सरकारी खेत भी थे, जिन पर इनका कब्जा था, और उससे जो भी गन्ना लगाया जाता था उसको ये लोग अपने गिरोह में प्रयोग करते थे। किडनैपिंग से भी पैसा निकलता था। तो रेड से किडनैपिंग बंद हो गई, लेकिन गिरोह को तोड़ने के लिए हम लोगों ने उस गन्ने को कटवाया और राशि को सरकार के ट्रेजरी में जमा कराया। लाखों की राशि सरकारी ट्रेजरी में जमा हुई। नतीजा तब मिला जब हम लोगों ने इतिहास से प्रेरणा लेकर इनके परिवारों से बातचीत शुरू की, और हमने कहा, जिस क्षेत्र में आप वाल्मीकि को अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में मानते हैं, यदि आप मानते हैं तो क्यों नहीं अपने संबंधियों को प्रेरित करते हैं। यदि रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते थे तो इनमें क्या कमी है, उनको प्रेरित कीजिए। बताइए, अपने क्षेत्र में यदि वे कुछ करना चाहते हैं, क्षेत्र के प्रति योगदान देना चाहते हैं, तो सोच में बदलाव लाएं। जो हुआ हुआ, सरकार की आत्मसमर्पण की नीति है, उस पर अमल करेंगे। आपकी सुरक्षा का दायित्व हम लेते हैं, और इसका असर धीरे धीरे हुआ, लेकिन एक बार जब प्रारंभ हुआ तो नतीजा ये हुआ, करीब 26 डकैतों ने आत्मसमर्पण किया। और उसमें उस समय बिहार के सबसे जो बड़े अपराधी थे, जिनके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे थे, उनके द्वारा भी आत्मसमर्पण किया गया। और नतीजा ये हुआ, इलाका बदल गया। जहाँ दिन में भी लोग जाने में डरते थे, वहाँ आज पर्यटक जा रहे हैं और पूरी शांति है।
परिवर्तन तब आया जब लोग जुड़े, इतिहास से प्रेरणा मिली और वाल्मीकि का जो क्षेत्र था उसको फिर से शांति उसमें आई। उस बगहा में आपके नाम का एक चौक भी है। अब बढ़ते हैं सर रोहतास की ओर। कहा जाता है कि रोहतास नक्सलियों का गढ़ माना जाता था और 26 जनवरी 2009 से पहले कभी वहां पे तिरंगा नहीं फहराया गया था और उससे पहले कभी चुनाव भी नहीं हुए थे, हमेशा चुनाव का बहिष्कार किया जाता था। आपने किस तरह से रणनीति बना कर करके चीज़ों को डील किया वहां पे जाकर के, ताकि जो है सो वहां पे स्वाधीन भारत का तिरंगा भी फहराया गया, वहां पे लोकतंत्र का जश्न भी मनाया गया? इस चीज़ें कैसे हुई? और ये कहानी ये भी मैंने सुना है कि मतलब सामने से नक्सलियों से गोलीबारी हुई जिसमें बाल बाल बचे भी थे। तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं सर। देखिए, सबसे पहले इतिहास से मेरी से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, आईआईटी कानपुर से पढ़ा हूँ, लेकिन बचपन से यदि आज वर्दी पहनता हूँ तो उसका कारण इतिहास है। जब मैं बिहार के इतिहास को देखता था तो देखता था ज्ञान की भूमि है, जहाँ उपनिषद लिखे गए, जहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा था, विक्रमशिला थी, जिसमें विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी। जिस समय इतिहास भी ठीक से नहीं लिखा गया होगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं महाभारत में बताते हैं कि जरासंघ की बहुत शक्ति थी, जिसके कारण वे लोग भी सामान्य रास्ते से नहीं आए, छद्म वेश में हिमालय की तरफ से आए और सामान्य युद्ध में उन्होंने नहीं ललकारा। आपको मालूम है किस प्रकार से मल्ल युद्ध में जरासंघ को पराजित किया गया था। तो शौर्य की भूमि उसके बाद भी रही, मगध साम्राज्य हुआ। उद्यमिता की भूमि थी। भागलपुर का पुराना नाम चंपा है। चंपा के नाम से लोग वियतनाम को करीब 1500 वर्षों तक जानते थे। प्रेरणा कहाँ मिली? हमारे व्यापारी जो बिहार के थे पूरे विश्व में, प्राचीन विश्व में अनेक स्थानों पर जाते थे और वहाँ से भी लोग आते थे। तो इस प्रकार की जब भूमि के वर्तमान को मैं देखता था, तो मैं जब पढ़ रहा था उस समय आईआईटी की जब मैं तैयारी कर रहा था तो पेपर लीक हुए और लीक का केंद्र बिहार था। जब आईआईटी पहुँचा तो गर्मी की छुट्टियों में लोग घर जाते थे, लेकिन मुझे घर से मना किया जाता था, चूँकि उस समय पिताजी की पोस्टिंग बरौनी रिफाइनरी में थी। उनका कहना था कि इलाका बड़ा ख़राब है, पकड़ के शादियाँ होती हैं। तो जब इन चीज़ों को मैं देखता तो एक मन बड़ा उद्वेलित होता था और मैं सोचता था कि जा सकता हूँ, विदेशों में भी अच्छी नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन जब लौट के आऊँगा तो स्वयं को मैं किस रूप में देखूँगा, इसमें मेरा क्या योगदान था। तो जिस इतिहास ने एक मैकेनिकल इंजीनियर को एक पुलिस ऑफिसर के रूप में परिवर्तित कर दिया और इस रूप में किया कि जिद बनी रही चीज़ों को बदलने की, सकारात्मक योगदान करने की, जब उसकी पोस्टिंग कहीं भी होगी तो इस भावना के साथ चलेगा तो निश्चित कुछ न कुछ करने का प्रयास अवश्य करेगा। बगहा में मैंने किया और मैंने देखा कि इतिहास से अगर लोग जुड़ते हैं, प्रेरणा लेते हैं तो परिवर्तन होता है। रोहतास में भी जब मैं गया तो बड़ी विषम परिस्थिति थी। कुछ दिनों पहले एक डीएसपी साहब थे, उनकी भी उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। काफ़ी पुलिस वाले लोग मारे गए थे। उस परिस्थिति में जब मैंने योगदान दिया तो पहला उस इलाके को समझने का मैंने प्रयास किया। तो मैंने देखा रोहतास किले जैसा प्राचीन विरासत बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड रूप में वहाँ पर है, लेकिन उससे लोग प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। उरांव जनजाति भी करती है, खरवार भी करते हैं, अपने उद्गम स्थल के रूप में मानते हैं। दूसरी तरफ इतनी अशांति का माहौल है कि पर्यटक तो छोड़ दीजिए, जिले के लोग भी वहाँ जाने से डरते हैं। परिवर्तन कैसे होगा? तो पहले हम लोगों ने प्रयास किया कि पहाड़ी को डोमिनेट किया जाए। उसी में एक दिन बहुत नज़दीक से गोलियां भी चलीं। पहली बार पुलिस उस इलाके में जाकर उसने उग्रवादियों को क्षेत्र में, गढ़ में घुसकर छापेमारी की, इतिहास में उस क्षेत्र के इतिहास को बदलने का प्रयास किया। लेकिन परिवर्तन तब आया जब अनेक कैंप्स के बाद धीरे धीरे लोगों से हम लोगों ने जुड़ना शुरू किया और ये प्रेरणा पैदा करने की कोशिश की कि यदि आपके पूर्वज इतने यशस्वी थे तो उनके वंशजों में क्या कमी है भाई, क्यों ना मिलजुल कर एक प्रयास करें। इसको हम लोगों ने सोन महोत्सव नाम दिया, उसका प्रतीक रोहतास किले को बनाया। 2009 में पहली बार लोगों के सहयोग से तिरंगा ध्वज जब लहराया गया तो अपने आप में एक ऐतिहासिक संकेत था कि क्षेत्र बदलने वाला है और अब काले झंडे नहीं लहराएंगे। भारत स्वतंत्र भारत के प्रतीक के रूप में इस क्षेत्र को विकसित होना है और एक परिवर्तन किस प्रकार सकारात्मक हो सकता है यदि लोगों की इच्छा हो, इतिहास से प्रेरणा लेकर उसका एक संकेतक के रूप में इसको विकसित करना है। चीज़ें बदली और यही रोहतास की भी कहानी है। वहाँ पे लोग राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व से उस जिले का नाम मानते हैं और लोग उससे बड़े एसोसिएट करते थे। तो जब ये प्रेरणा पैदा हुई तो धीरे धीरे जो लोग उग्रवादियों का समर्थन करते थे वे भी उनका विरोध करने लगे और नतीजा ये हुआ कि उनको भी आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा और इतिहास की प्रेरणा ने उस क्षेत्र को बदल दिया, शांति आ गई।
एक सवाल सर ये भी है कि आपने वर्दी के शौर्य के लिए आपने नेताओं के ठसक को भी खूब ललकारा और शायद यही वजह रही कि तकरीबन 6 महीने में 4 बार आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई और एक बार आपको पुलिस ट्रेनिंग का आईजी सहायक भी बनाया गया, जिसमें कहा जाता है कि उसमें आमतौर पे जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नहीं लगाया जाता है, लेकिन आप वरिष्ठ थे फिर भी आपको आईजी सहायक बनाया गया। तो कहीं ना कहीं मन में एक कसक सी है, कहीं मन कचोटता है कि इस तरह से शायद इसका यही नतीजा है, पॉलिटिकल विरोध करने का नतीजा है। नहीं, मैं किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानता। आपको जो भी दायित्व मिलता है उसको पूरी तरह कीजिए, और जीवन का संदेश है ये, आप कुछ दिनों के लिए आए हैं, अच्छा संदेश दे के जाइए और लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कीजिए। और जो भी समय आपको मिले, अगर जो भी आप करते हैं उससे ये संदेश अगर आप स्वयं के लिए निकालते हैं कि आप संतुष्ट हैं, तो बात वही है। जीवन का उद्देश्य अगर ये हो, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चलें बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो ये गाना हमेशा प्रेरित करता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो भी करो पूरी प्रेरणा के साथ करो और एक इस प्रकार की भावना के साथ करो कि उससे पूरा जुड़ाव वहीं तक हो जहाँ तक आवश्यकता हो, उससे अधिक जुड़ाव ना हो। सर अब आते हैं अब दूसरे पक्ष में कि आप एनआईए के जब आपको बिहार में एनआईए के लिए नियुक्त किया गया, तो ये भी कहा जाता है कि बिहार का जो उन्नत सीना है बोध गया, वहाँ पे बम ब्लास्ट किया जाता है, सीरियल ब्लास्ट किया जाता है और ये केस आपको सौंपा जाता है। कुछ वक्त के बाद जो उसके जो सबसे बड़े उस गिरोह का सरगना जो था यासीन भटकल, आपने उसकी गिरफ्तारी की, आपने उसका चार्जशीट वगैरह भी फाइल किया। तो थोड़ा ये भी कहानी बताइए कितना मतलब चैलेंजिंग रहा उसकी गिरफ्तारी और किस तरीके से आपने इस पूरे मुद्दे को सुलझाया था। देखिए, जब बॉम्बे में 26/11 का अटैक हुआ था, तभी मेरे मन में इच्छा हुई थी कि अच्छे पुलिस पदाधिकारियों को एनआईए में योगदान देना चाहिए। तभी मैंने उसके कुछ दिनों बाद ही एनआईए के लिए अप्लाई किया था। मेरा सौभाग्य रहा कि बड़े अच्छे केसेस मुझे हैंडल करने का वहाँ अवसर मिला, और जिस केस का आपने नाम लिया, निश्चित रूप से मेरे जीवन में बहुत कुछ सीखने का मुझे अवसर मिला। पूरे देश में ऐसे ऐसे ठिकानों पर जाने का अवसर मिला जिसका मैं नाम सुना करता था। जिन आतंकवादियों का पहले नाम पढ़ते थे, उनको इतने नज़दीक से जानने का अवसर मिला। तो एक प्रोफेशनली एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और कोई चीज़ कितनी भी चैलेंजिंग दूर से लगे, अगर आप उस ध्येय के साथ काम करते हैं कि आप सही कर रहे हैं और आप उसको करना चाहते हैं, तो शक्ति अपने आप आती है। कोई उतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जो आपको प्रभावित कर सके। तो इसकी भी लगभग वही कहानी है। बहुत अच्छे से केसेस को हम लोगों ने हैंडल किया। आज उनका विचारण चल रहा है और कुछ केसेस में विचारण हो भी चुका है, उसकी परिणति भी आ चुकी है। अब हटकर सर जरा दूसरे संदर्भ में आते हैं। आईपीएस विकास वैभव इतिहास में बहुत रुचि रखते हैं और बहुत अद्भुत जानकारी है, भाषा भी उनकी बड़ी समृद्ध है। तो आईपीएस विकास वैभव को ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है और खुल करके आईपीएस विकास वैभव के आजकल के युवा जो है उनके ब्लॉग्स भी पढ़ते हैं। तो सवाल ये है सर मेरा कि जो आप इतनी मुखरता के साथ इतिहास को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, परंपराओं को लेकर के लिखते हैं, तो उस पेज का नाम फिर साइलेंट पेजेस क्यों है, जरा ये भी बताएं हमारे दर्शकों को। नहीं, साइलेंट का मतलब होता मूक है ना। तो जो पृष्ठ है वो आपके सामने है। इतिहास में बहुत सारे संदेश हैं, संदेश बहुत सारे छुपे हुए हैं, लेकिन छुपे हुए हैं। लेकिन उसको जब आप ग्रहण करना शुरू करते हैं तो आप एक परिवर्तन के वाहक बन जाते हैं। तो साइलेंट पेजेस नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हो सकता है बिल्कुल आपके बगल में हो, लेकिन आप उसको जानते नहीं हैं। लेकिन इतिहास में इतनी शक्ति है। जैसे व्यक्तिगत रूप से मैं जब देखता हूँ तो आज कहीं विदेश में रहता, कहीं देश के बाहर रहता, कमा रहा होता, लेकिन आज एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में बिहार के मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। तो ये परिवर्तन मेरे लिए तो इतिहास नहीं दिया, तो बाकी लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखती है। तो खास करके ऐसे स्थानों पर मैं लिखता हूँ जिनका पूर्व में बड़ा समृद्ध इतिहास रहा हो, लेकिन आज बिल्कुल ही धूमिल हो चुके हैं, लोगों के मेमोरी से गायब हो चुके हैं। परंतु इतिहास में वो संदेश आज भी है जो आज की पीढ़ी को भी प्रेरित कर सकती है। तो यही संदेश मैं युवाओं से साझा करता हूँ। खुद को मैंने परिवर्तित होते देखा है और मेरा मानना है कि आज के युवा यदि इतिहास से प्रेरणा ग्रहण करेंगे तो जो इतिहास में हम थे उस समय बात ज्ञान की हो सकती है, शौर्य की हो सकती है, उद्यमिता की हो सकती है। उससे बहुत अच्छा भविष्य हम भारत का बना सकते हैं अगर हम सकारात्मक योगदान निस्वार्थ भाव से दें। यही भाव मैं ब्लॉग्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और जो आपने कही रुचि की बात या भाषा की समृद्धि की बात, तो उसका कारण यही है कि मैंने बहुत प्रेरणा ग्रहण करने का अध्ययन भी किया। संपूर्ण महाभारत का मैंने अध्ययन किया, ऋग्वेद का किया, उपनिषद सारे मैंने पढ़े। तो जो बात हमारे पूर्वजों की है, बात ही कुछ अनोखी है। हर पंक्ति में कुछ न कुछ संदेश है। अब कौन सी पंक्ति आपको प्रेरित कर जाए और जीवन बदल दे, उसकी बात कही नहीं जा सकती। क्षमता बहुत है। एक सवाल सर, ये मेरा निजी सवाल भी है और हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि विकास वैभव की सारी शिक्षा जो है वो दिल्ली में हुई, इधर उधर हुई। उसके बाद आप आईआईटी कानपुर से आपने आईआईटी किया,
उसके बाद जब आपने यूपीएससी की तैयारी की तो आप बिहार कैडर में आप शामिल हो गए। तो ये आपके लिए मतलब कैसा रहा कि जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ, जो आपकी जन्मभूमि है, वही आपकी कर्म भूमि भी बनती है? और इसके साथ एक सवाल मैं और जोड़ना चाहता हूं कि अभी तक के कार्यकाल में विकास वैभव अपने कार्यशैली से कितना संतुष्ट है? दोनों सवाल का जवाब सर जरा दर्शकों को। मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय था, क्योंकि इतिहास की जब मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं बिहार के वर्तमान ने ही मुझे उद्वेलित किया था। जब मैं पूर्व को देखता तो बड़ा अच्छा लगता, वर्तमान को देखता बड़ा चिंतित होता। और जब बिहार में ही सर्व करने का, अपनी सेवाएं समर्पित करने का अवसर मिला तो ईश्वरीय वरदान से बढ़ के कुछ नहीं था, सौभाग्य था। तो मैं निश्चित रूप से स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और अभी तक के कार्यकाल को मैं इसलिए अत्यंत संतुष्ट हूँ क्योंकि जिस ध्येय को लेकर मैं सेवा में आया था, आज भी उसी ध्येय पर गतिमान हूँ, चल रहा हूँ और पूरी संतुष्टि के साथ चल रहा हूँ। और कहीं भी किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। जो भी किया, जिस ध्येय को लेकर आया तो उसको करते रहा और आगे भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ उस ध्येय को बनाए रखें और सेवा समर्पित करने का अवसर मिलता रहे। एक आखिरी सवाल सर अब, कि अभी आप बिहार एटीएस यूनिट के आप डीआईजी हैं, तो किस तरीके से वहाँ के मतलब पूरे बिहार को आपने सुरक्षित रखा हुआ है टेररिज्म से, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति, मतलब किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं कि बिहार मतलब टेररिज्म से मुक्त रहे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ओपन डोमेन में हम नहीं कह सकते, लेकिन एनआईए के जो मेरी अनुभव रही है और बाकी इन जनरल जो चीज़ें हैं उस पर हमारी अच्छी नज़र है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी किसी प्रकार की इस प्रकार की इंटेलिजेंस मिले तो उस पर निश्चित कार्रवाई की जाए। तो आपने सुना कि आईपीएस विकास वैभव को जितनी मुखरता और जितनी बुलंदी के साथ इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, यही ये निजी जीवन में भी और यही जो है अपने पेशेवर जीवन में भी है। तो आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह से चुनौतियों का सामना करके ज़िंदगी में डटे रहा जा सकता है अपने कार्य को लेकर के। कैमरा पर्सन तनवीर के साथ प्रेरित कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।